हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म, संघवाद। हमने लास्ट वीडियो में भी फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ पार्ट डिस्कस किया था फेडरलिज्म का, और आज जो हम पढ़ेंगे वो उससे आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, या फिर इंडिया में फेडरलिज्म है या यूनियन है, या फिर हमारा जो आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि हमारा जो इंडिया है या भारत है ये राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पे संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे हम फेडरल प्रयोग कर रहे हैं। तो आखिर ये इंडिया है क्या, यूनियन है या फेडरल है? तुमने पढ़ा था कि ये कम्प्लीटली फेडरल को फॉलो नहीं करता है, तो इसे क्वासी फेडरल भी कहते हैं। और ये जो भारत एक क्वासी फेडरल देश है, अर्ध संघीय देश है, ये केशी वेयर के द्वारा कहा गया था। इसके बाद हमने इसमें कुछ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, जो कि फेडरलिज्म में ही एक टाइप है फेडरलिज्म का। कमिंग टुगेदर में हमने पढ़ा था कि कैसे सारे स्टेट साथ आ करके एंड देन वो बनाते हैं अपने सेंटर को। एंड होल्डिंग टुगेदर क्या था कि सेंटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट उनके एरिया उनके पावर। लेकिन कमिंग टुगेदर में क्या है कि स्टेट मिलकर के सेंटर को बनाते हैं। स्टेट जो है मोर पावरफुल देन सेंटर होता है इन कमिंग टुगेदर। एंड होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि यहाँ पे सेंटर जो है वो पावरफुल होता है। इसके बाद हमने लिस्ट भी डिस्कस किया था, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें लॉ बनाने का अधिकार तो सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है। लेकिन जब फाइनल डिसीजन की बात आती है, यानी किसका लॉ इम्प्लीमेंट होगा या फिर दोनों में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहाँ पे सेंट्रल का वैल्यूएबल होता है। बाकी हमने यूनियन लिस्ट भी पढ़ा था और स्टेट लिस्ट भी पढ़ा था, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, आप नाम से समझ सकते हैं। यूनियन लिस्ट जहाँ पे लॉ मेकिंग का जो राइट है वो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेकंड जो है हमारा स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में क्या है, जो भी लॉ मेकिंग का राइट है वो स्टेट के पास है। अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। आखिर ये फेडरलिज्म जो है वो इंडिया में कैसे वर्क करता है। तो इंडिया में भी फेडरलिज्म यहाँ गवर्नमेंट जो है ये 3 टायर्स में डिवाइड है, 3 लेवल्स में डिवाइड है, वो 3 टायर्स में डिवाइड है। और ये यहाँ पे जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड जो है वो लोकल गवर्नमेंट। तो ये भारत में इसी तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे भी 3 लेवल में गवर्नमेंट डिवाइड है। कहीं कहीं पे आपको 2 ही पार्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन इंडिया के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लार्ज कंट्री है इंडिया, और इस वजह से यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी वर्क करती है। ये तीनों की अगर हम बात करें तो ये सेम पीपल पे वर्क करते हैं। अगर देखा जाए तो जो भी जनता है वो सेम ही पे है। जैसे लोकल गवर्नमेंट उस क्षेत्र पे तो अधिकार कर रही है, वहाँ पे वो अपने जो भी है रूल्स वगैरह चला रहे हैं, स्टेट भी उन्हीं पे चलाती है और सेंटर भी उन्हीं पे चलाते हैं, यानी इनकी जनता तो सेम होते हैं। लेकिन इनका जो क्षेत्राधिकार होता है वो डिवाइड होता है। टैक्सेशन का एरिया अलग डिवाइड होता है, रूलिंग का एरिया अलग डिवाइड होता है, या जो भी इनकी पॉलिसी है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी वो अलग होता है। सेंट्रल का आएगा तो वो होल कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद अगर आएगा स्टेट का तो वो सिर्फ स्टेट उस एरिया में जितना है वही होगा। लेकिन अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वो होल स्टेट में भी नहीं होगा, जहाँ पे उनकी एरिया है जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट की है वही होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कई सारी चीज़ों में यहाँ पे स्वायत्ता, यानी इनको नहीं, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट नहीं था। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, जैसे 1992, बिफोर 1992 की बात करें, तो यहाँ पे जो स्टेट थी ये इन्हें ऑटोनॉमस नहीं था, ये स्वायत्ता इन्हें नहीं प्राप्त था। ये मतलब अगर सेंट्रल में मान लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड स्टेट में कांग्रेस का गवर्नमेंट हो गया, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अदर पार्टी के इस वजह से वो उनको इग्नोर करती थी, वो उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे ही सेंट्रल में अदर गवर्नमेंट आई, वो स्टेट में बहुत सारे उनके इमरजेंसी लगा करके पलट देती थी वहाँ पे सरकार। ये हो जाता था कि राज्य में बहुत सारे जगहों पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था। ऐसे इंदिरा गांधी के टाइम में भी लगभग 8 या 9 राज्यों में हुआ था। तो इस तरह की स्टोरी भी होती थी, यानी जब भी
चेंज हुई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में भी पूरा उथल पुथल हो जाता था, उनके पास ऑटोनॉमस पावर नहीं थी। लेकिन 1992 में जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी और लोकल गवर्नमेंट को भी इनको दे दिया गया, अपना स्टेट को ऑटोनॉमस दे दिया गया, और स्टेट ही फिर लोकल को हैंडल करती है। यहाँ पे जो इलेक्शन हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के टाइम होता है, सॉरी पंचायत इलेक्शन जो होता है जिसको हम कहते हैं, तो उसे कंडक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उन लोग करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका ऑटोनॉमस पावर जब मिल जाता है, स्वायत्ता मिल जाता है, तो फिर थोड़ी स्थिरता आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। अब वैसी बात नहीं रहेगी, अगर सेंट्रल में अदर गवर्नमेंट है एंड स्टेट में किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो फिर सिचुएशन कुछ खराब होने वाला है। नॉर्मल चलता है, अब सब बैलेंस्ड हो गया है। लेकिन 1992 के पहले ऐसा कुछ सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है हमारे भारत में ऐसे संघीय व्यवस्था वर्क करता है। फेडरलिज्म का ये पूरा इंडिया में वर्किंग का जो सिस्टम है वो ऐसा है। बाकी हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल में। अब ये आर्टिकल 371, हम एक आर्टिकल यहाँ लिखते हैं 370, जो कि आर्टिकल जम्मू कश्मीर को लेकर के था। ये आर्टिकल जब हटाया गया था तो सबको पता होगा कितने सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे, दंगा फसाद आंदोलन, कई तरह की बातें भी चल रही थी। लेकिन ये आर्टिकल सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर के था। ये यहाँ पे मतलब हम थोड़ी हिस्ट्री जाएंगे तो थोड़ी लंबी इसकी हिस्ट्री है कि जो हमारे यहाँ का भी रूल्स पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे इम्प्लाई होगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता था यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन जो आर्टिकल 371 है ये हमारे ये 4 स्टेट को लेकर के है, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इन स्टेट में क्या है कि जो यहाँ की कल्चर है, जो यहाँ के ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, ट्राइबल लोग, ये काफ़ी डिफरेंट है। और अगर इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जाए, इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए, तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, इनकी कल्चर विलुप्त हो जाएगी। जैसे बहुत सारे सोसाइटी में ऐसा है कि कुछ कुछ कल्चर जो है वो अब धीरे धीरे खत्म की ओर जा रहे हैं। तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो नागा जनजाति के लोग हैं या इस तरह के और भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पे, फिर यहाँ के लोगों का जो रहन सहन तरीका है वो बिल्कुल भी हमसे अलग होता है। तो उन्हें प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल 371, जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अच्छा, हम इसमें एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये कंकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या फिर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के जो भी कार्यकार है, या फिर इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग लाना है या बदलाव लाना है या कोई अमेंडमेंट करना है, तो यहाँ पे अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। यहाँ पे किसी भी तरह के अमेंडमेंट के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी पार्लियामेंट का जो दोनों हाउसेज है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दोनों से 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद हमें मोर देन हाफ स्टेट, आधा से अधिक राज्यों की भी हमें चाहिए होता है परमिशन। अगर यहाँ से ये पास होता है तभी किसी तरह की कोई चेंजिंग होगी। जैसे हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं जीएसटी का। जीएसटी में क्या था कि उसे अकेले सिर्फ सेंटर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी। यहाँ पे सेंटर के दोनों ही हाउसेज से 2/3 मेजोरिटी चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से, इसके बाद हमें मोर देन हाफ स्टेट का परमिशन भी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ 28 स्टेट है, तो 14 से अधिक स्टेट का हमें परमिशन चाहिए। अब हम पढ़ेंगे भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी ये क्या है? हम इंडिया में देखें तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब मोर देन 100 लैंग्वेज है। लेकिन अगर उसमें भी हम लोकल लैंग्वेज को इंक्लूड करें, जैसे हमारे यहाँ बिहार में ही देखा जाए तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, कई सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो अब बाकी झारखंड में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, अवधी, बुंदेलखंड, कई सारे लैंग्वेज है। तो सारे लैंग्वेज को देखा जाए जो कि वहाँ के लोकल्स हैं तो मोर देन 500 हो जाएंगे, 500 से भी अधिक भाषाएं यहाँ पे हो जाएगी।
तो अगर कोई हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें या नेशनल लैंग्वेज की बात करें, अभी भी यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। ये याद करने की ज़रूरत है इसको, हम इसको राजभाषा कहते हैं। ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राज्य भाषा है। हिंदी राज्य भाषा है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो भाषा नीति में हम क्या देखेंगे कि ये लैंग्वेज पॉलिसी जो है हिंदी को लेकर के अगर बात करें तो इंडिया में से 40% लोग हैं, 40% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। बाकी मेजोरिटी किसकी है? नॉन हिंदी का। तो ये नॉन हिंदी में कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है जो 60% एक ही भाषा को बोलते हैं लोग, ये 60% में कई सारे लैंग्वेज हैं। तो इसलिए हिंदी को भी हम पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सालों के लिए दिया गया था इंग्लिश को कि हम यहाँ पे कार्यकारी लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं साथ में, अगर हर जगह हिंदी हो जाए तो फिर हम हिंदी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ संभव हुआ नहीं। तो अभी भी हमारे यहाँ कंस्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो हिंदी प्लस 21 लैंग्वेज है। हिंदी को ले करके देखा जाए तो 22 लैंग्वेज हो जाएगा। हिंदी के साथ 21 लैंग्वेज है। अगर हमें यहाँ पे किसी भी तरह का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो हम एग्जाम भी ये सारे लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो टोटल ये 22 लैंग्वेज है जो कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, संवैधानिक भाषा है। इसमें भी इंग्लिश हमारा इंक्लूड नहीं है। इंग्लिश जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का भाषा कहा गया है। यानी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हम बात करेंगे जो इधर के स्टेट है, साउथ के स्टेट हैं, जैसे यहाँ पे कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट में हिंदी मतलब बिल्कुल ना के बराबर बोला जाता है। तो अगर हम इनके यहाँ भी फोर्सफुली ये इम्प्लीमेंट कर दे कि आपकी भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी ही होगी, तो फिर यहाँ पे बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के एक हिस्सा कार्यालयी लैंग्वेज के रूप में दिया गया है इंग्लिश को। तो हमारे यहाँ टोटल जो पीपल है जो कि हिंदी बोलने वाले हैं वो सिर्फ 40% है, ये रिमेंबर रखिएगा। बाकी 60% में एनी अदर डिफरेंट लैंग्वेज लोग यूज करता है। अब हमारा भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? यानी नॉर्मल सा आप एक वर्ड पकड़िए, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? केंद्रीकरण, और जस्ट उसका अपोजिट है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी यही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज्ड नहीं करके इन्हें मोर देन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 एंड मोर देन 2, जरूरी नहीं है कि 2 से अधिक ही होगा। इंडिया में 2 से ज़्यादा है, लेकिन हर जगह पे 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम यही चीज़ देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन यही है, विकेंद्रीकरण यही है कि हमारे यहाँ जितने भी सरकार का टायर्स है, मतलब 2 या मोर देन 2 है, ये डिवाइडेड है। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नहीं किया गया है गवर्नमेंट को। इसके अलावा इनका जो भी अथॉरिटी और पावर है वो डिवाइडेड है। यानी ज़रूरी नहीं है, या फिर ऐसा कोई समस्या अगर हो भी सकता है, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल स्टेट में किसी तरह की कोई डिस्प्यूट हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो यहाँ पे जितने भी तरह के प्रॉब्लम आएंगे सेंट्रल स्टेट के बीच या स्टेट के बीच, तो इनके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी तरह के प्रॉब्लम को समाधान के लिए, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन विकेंद्रीकरण जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि फेडरलिज्म जो है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड फेडरलिज्म हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म भी वही है कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट को 2 एंड मोर देन 2 लेवल में डिवाइड करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन भी यही है कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो 2 एंड मोर देन 2 लेवल में डिवाइड करते हैं, सेंटर्ड नहीं करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। उनका टायर जो है और इनका क्षेत्राधिकार जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। उनका टैक्सेशन एरिया कितना होगा, उनका रूलिंग एरिया कितना होगा, कहाँ पे वो अपने रूल्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो फाइनली ये हमारा फेडरलिज्म चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।